नमस्ते दोस्तों, अगर आप स्टार्टअप इंडिया की सीड फंड स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हो एज ए स्टार्टअप और आपको नहीं पता कि क्या-क्या पूरी प्रोसेस है और कैसे स्टेप बाय स्टेप मतलब सब कुछ होगा और एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद क्या प्रोसेस रहेगी, तो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में पूरा एंड तक देखना क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं जो कि आपको बताएँगे कि स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे चले जाओ, फिर वहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, फिर आपको फिर एप्लीकेशन सबमिट कर दो और फिर आपको मिल जाएगी ग्रांट। बट एक्चुअल जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा अलग है और जब अप्लाई करोगे ना उस टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएँगी आपको। मैंने ऑलरेडी 2 बार अप्लाई मैं कर चुका हूँ और मेरी एप्लीकेशन दोनों बार रिजेक्ट हुई है और मैं अभी थर्ड टाइम अप्लाई करने वाला हूँ। तो मुझे अच्छा खासा नॉलेज हो गया है कि क्या-क्या मिस्टेक्स आप अवॉइड करनी है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और क्या टाइम पीरियड रहता है, क्या-क्या डिटेल्स आपको फिलअप करनी है, कैसे-कैसे करनी है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और अगर ऐसे ही आप स्टार्टअप से और बिज़नेस से रिलेटेड और वीडियोज़ चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी है कि स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे जाना है, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है और इस ग्रांट को अप्लाई करने के लिए आपके पास प्राइवेट लिमिटेड या फिर एलएलपी कंपनी होनी चाहिए। इतना हम लेके चल रहे हैं अभी के लिए कि आपको इतना पता है और आपके पास ऑलरेडी डीपीआईआईटी का सर्टिफिकेट है। अगर आपको नहीं पता ग्रांट क्या होती है और कैसे उसको लेते हैं, मतलब स्टेट लेवल पे कौन सी होती है, सेंट्रल लेवल पे कौन सी होती है, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जो कि आप जाके देख सकते हो। आज स्पेसिफिकली ये वीडियो है वो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के लिए है और पूरा इसका ट्यूटोरियल है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम ये लेके चल रहे हैं कि आपकी ऑलरेडी डीपीआईआईटी की सर्टिफिकेट आपके पास है, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, सारी डिटेल्स है, स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट आपके प्रोफाइल एक्टिव है और आपका अकाउंट बना हुआ है, आपकी कंपनी का भी बना हुआ है, ठीक है। फिर आपको आना है यहाँ पे सीड फंड डॉट स्टार्टअप इंडिया डॉट जी ओ वी की वेबसाइट पे। यहाँ पे आप आओगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे इस ग्रांट की, इस स्कीम की पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो आपको एक बार गो थ्रू हो जाना है और फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है लॉगिन पे या फिर अप्लाई नाउ पे। आप जैसे क्लिक करोगे आपको दो ऑप्शन पूछेगा कि फॉर इंक्यूबेटर्स और फॉर स्टार्टअप्स, तो आपको फॉर स्टार्टअप सेलेक्ट करना है और अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको लॉगिन डिटेल्स पूछेगा। अगर आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स नहीं है तो आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे, बट मोस्टली ये जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स होते हैं आपकी स्टार्टअप इंडिया के जो होंगे वो सेम ही होंगे, ठीक है। तो आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद तो जैसे कि मैंने आगे वीडियो में बताया कि मैं ऑलरेडी 2 बार अप्लाई कर चुका हूँ, तो मैं जैसे प्रोफाइल पे आऊँगा तो यहाँ पे मेरा नाम आ चुका है और कैसे मैंने रजिस्टर किया वो भी आ चुका है। तो आप देख सकते हो मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है माई एप्लीकेशंस। जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करोगे तो आपको आपके पास खाली अप्लाई नाउ नाउ का ही ऑप्शन आएगा, आपको इसी पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं माई एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा और इसको मैं कर दूंगा ओपन, ठीक है। सो अभी मेरे को ये वाला इंटरफेस दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले मेरी रिजेक्टेड एप्लीकेशंस दिखाता हूँ। तो रिजेक्टेड में आप देखोगे तो 2 बार एप्लीकेशन। तो फर्स्ट टाइम मैंने अप्लाई किया था 9 दिसंबर 2022 को, जो कि रिजेक्ट हो गई थी 24 जनवरी 2023 में। और फिर मैं रीअप्लाई कर सकता हूँ 24 अप्रैल 2023 से। तो मैंने 13 जून को 2023 में रीअप्लाई किया है, फिर वो रिजेक्ट हो गई है 19 जुलाई को और 9 सितंबर को। तो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा क्यों रिजेक्ट हुई है। यहाँ पे आप रीज़न देख सकते हो रिजेक्शन का, जो कि एक्चुअल रीज़न नहीं होता बेसिकली, ठीक है। बट ये क्या मिस्टेक आपको अवॉइड करना है ताकि आपकी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, ठीक है। तो मैं आऊँगा इन प्रोग्रेस पे, मेरे को जब रीअप्लाई करना है तो, ठीक है। और मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँगा अप्लाई नाउ पे। ओके। सो जब आप इस इंटरफेस पे आओगे तो यहाँ पे ये 7 स्टेप्स की पूरी की पूरी प्रोसेस है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो ये 7 स्टेप्स में, तो आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी लेके बैठना है ताकि आप वन क्लिक में ही उसको अप्लाई कर दो, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स में 2 टाइप के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पहला, अपनी जो कंपनी रजिस्टर्ड करवाई है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे एलएलपी हो, उसके डॉक्यूमेंट्स मतलब सीआईएन नंबर क्या है, पान कार्ड क्या है, ऑफिशियल बिजनेस एड्रेस क्या है, डीपीआईआईटी सर्टिफिकेट नंबर क्या है, वो सारा। सेकंड, आपको एक लगेगा टीम की डिटेल्स, आपकी स्टार्टअप की डिटेल्स, मतलब आप क्या करते हो, कौन कौन लोग हैं आपकी टीम में, आपकी कितना फंड चाहिए, किस किस सेक्टर में आप इन्वेस्ट करने वाले हो, मतलब किस किस डिपार्टमेंट में आप फंड कैसे यूटिलाइज करने वाले हो, वो आपका पिच डेक। एंड देन एक ऑथोराइज बोर्ड और बोर्ड ऑफ रिवोल्यूशन चाहिए होगा, बोर्ड रिजोल्यूशन बेसिकली। तो यहाँ पे आप सैंपल डाउनलोड कर सकते हो। अब बोर्ड रिजोल्यूशन क्या होता है आपको नहीं पता तो फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है, उसमें 3 लोग हैं, ऑफिशियल 3 लोग हैं, उसमें से मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो कंपनी के बिहाफ पे मेरे को एक लेटर चाहिए होगा कि हाँ ये बंदा हमारे बिहाफ पे अप्लाई कर सकता है, जिसमें डायरेक्टर्स के सिग्नेचर वगैरह होंगे। तो ऑथराइजेशन लेटर मेरे को चाहिए होगा, तो वो आपको पहले रेडी रखना है ये सारी चीज़ें, और ताकि आप वन क्लिक में अप्लाई कर सको, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो बंदा अप्लाई कर रहा है मतलब उसकी डिटेल्स, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे मेरा नाम, नंबर, डेजिग्नेशन क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, और वो रिजोल्यूशन जो भी है मेरे को हमें अपलोड कर देना है। पीडीएफ फॉर्मेट ही सपोर्टेड है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर मैं करूँगा सेव एंड नेक्स्ट।
यहाँ पे आती है एंटिटी डिटेल्स। अब एंटिटी डिटेल्स में मेरे को क्या क्या डालना है, तो डीपीआई आईडी, रिकॉग्निशन नंबर। अब यहाँ पे आपको ये फील्ड ब्लर दिख रही होगी, बेसिकली मैं इसको एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। उसका रीजन है कि मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, तो मुझे वापस से डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सारी चीजें चेंज नहीं होगी। जस्ट चेंज होगा वो सेटअप का आइडिया क्या है, क्या इंप्रूवमेंट हुआ है वो वगैरह, तो ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा। बट जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे सारा मैनुअली डालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे डीपीआई सर्टिफिकेट नंबर डालोगे, ऑफिशियल नेम क्या है कंपनी का, लीगल नेम, देन कैसी नेचर ऑफ एंटिटी क्या है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड है, एलएलपी है वगैरह वगैरह, इंडस्ट्री कौन सी है, सेक्टर कौन सा है, देन सीआईए नंबर, कब रजिस्टर्ड किया है वो, पान कार्ड, और स्टार्टअप का जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो, ठीक है। ये डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे कंटिन्यू करोगे। अब ये दो स्टेप्स हमने कर दिए कंप्लीट। अब आता है थर्ड स्टेप्स, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको टाइम लेके इसको राइट अप करना है। ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी पे गए कंटेंट जनरेट किया और डाल दिया, यहाँ पे नहीं। आप 1000 वर्ड्स, आई एम सॉरी 1000 कैरेक्टर्स तक डाल सकते हो। तो आपको पूरा का पूरा डिस्क्राइब करना है कि क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो। जब भी आप ये फर्स्ट वाला करो ना, इसी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, आपको हमेशा यस करना है। उसका रीजन क्या है कि देखो, एप्लीकेशन थोड़ी मेहनत करोगे ना, जो एक्चुअल में एप्लीकेशन सबमिट होगी वो आपकी फर्स्ट इंप्रेशन आपकी सेटअप की डालेगी। तो और हमेशा आपकी एप्लीकेशन में अगर आप थोड़ा बताओगे ना कि हाँ हमने ये किया है, हमने ये किया है, तो सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिर भले इंक्यूबेटर के साथ आपका कुछ भी डिस्कशन हो, पर यहाँ पे आपको ठीक से दिखाना है, ठीक है। तो आपको यस कर देना है यहाँ पे। एंड फिर आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वो अच्छे से आपको डिस्क्राइब करना है। फिर प्रॉब्लम के बाद क्या वैल्यू प्रोपोजिशन है, क्या यूएसपी है, टारगेट कस्टमर्स कौन कौन है, मार्केट साइज क्या है, आपको आईएनआर में ही डालनी है, ठीक है, बिलियन डॉलर में मत डालना। देन कैसे आप स्केल अप करने का प्लान क्या है आपका, रिवेन्यू मॉडल्स क्या है। सी अगर आप अभी आइडिएशन लेवल पे हो और आपके पास इतनी सारी डिटेल्स नहीं है, तो भी आपको डालनी है बिजनेस मॉडल क्या होने वाला है, आप वो डालिए। बट डालना है, एक भी फील्ड को छोड़ना नहीं है, ठीक है। भले ऑप्शनल क्यों ना हो, फिर भी आपको उसको छोड़नी नहीं है। पूरी की पूरी एप्लीकेशन में सारी की सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। देन कॉम्पिटिटर्स आपके कौन कौन है, कौन सी कैटेगरी में है आपके कॉम्पिटिटर्स, मतलब वो स्टार्टअप में ही है, वो भी स्टार्टअप ही है, या फिर एमएसएमई हो गया, या फिर एक बड़ी कंपनी बन चुके हैं वो। फिर आपकी वेबसाइट की यूआरएल देखिए, ऑप्शनल है बट आपको यहाँ पे डालनी है। सोशल मीडिया क्या क्या है वो, एंड देन आप करोगे सेव एंड नेक्स्ट। अब 3 स्टेप हमने कर दिए कंप्लीट। अब आती है टीम डिटेल्स। अब टीम डिटेल्स में सीईओ कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह। उसके बाद प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स, जिसमें दोनों का नाम, आधार कार्ड वगैरह, एंड आधार कार्ड आपको अपलोड भी करना है। फिर फुल टाइम एम्प्लॉयज आपके जो है वो आपको यहाँ पे डालने हैं। तो टीम में जितने भी आपके मेंबर्स हैं, अगर आप दो ही हो तो आपको दो का ही डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। अब आप करोगे सेव एंड नेक्स्ट। अब फंडिंग डिटेल्स। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो स्टार्टअप इंडिया की सीड फंड ग्रांट है वो 10 लाख तक की है, मतलब उसकी लिमिट तो 20 लाख बताई जाती है। बट 10 लाख से ऊपर हार्डली ऐसे स्टार्टअप्स को ही मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं या फिर एकदम डिफरेंट अप्रोच होती है। बाकी मोस्ट आपको 10 लाख के अंदर ही मिलती है। और यहाँ पे 3 कैटेगरीज है बेसिकली। एक मिलती है ग्रांट, सेकंड मिलती है कन्वर्टेबल डेबेंचर्स, और एक होता है डेब्ट। अब ग्रांट जो होती है वो क्या होता है कि बेसिकली 10 लाख तक की आपको मिलती है और आपको उसको रिटर्न नहीं करना होता। अगर मैं शॉर्ट में समझा दूँ तो, मैंने इस पर अलग से वीडियो बनाया हुआ, आप देख सकते हो। बट अगर मैं शॉर्ट में समझाऊँ तो ग्रांट्स को आपको रिटर्न नहीं करना पड़ता। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में क्या होता है, जो कि आपको अप टू 25 लाख तक मिलता है। और उसमें क्या होता है कि आपको एक साथ में पैसा मिल जाएगा। इन फ्यूचर जो कंपनी बड़ी हो जाएगी तो जिसने डिबेंचर लिया वो उसको शेयर में कन्वर्ट कर लेगा, और आपको मंथ मंथ उसको रिटर्न करना है पैसा। बट आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना कुछ भी, ठीक है। और फाइनल स्टेज आता है डेब्ट का। अब डेब्ट तो एक टाइप से लोन ही हो गया, बट यहाँ पे आपको स्टार्टअप इंडिया के अंडर है और स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए है, तो आपको लो इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। मतलब कि जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो डिपेंड करता है इंक्यूबेटर्स के ऊपर। बट वो जनरली जो रहता है वो 6 से 8% के बीच में ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे ग्रांट, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है नो। अगर आपको मिल चुकी है तो फिर आपको एक बार इंक्यूबेटर से बात कर लेनी है और आपको यहाँ पे हाँ या ना सिलेक्ट करना है, बट आपको मोस्टली नो ही सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। चाहे वो सेंटर की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हो, आपको नहीं मिली है 10 लाख के अंदर में ग्रांट, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे कितनी फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे डालोगे। एंड अगर आपको प्रायर में कोई अपना फंड कोई रेस किया है या फिर कोई ग्रांट आपको मिली है छोटी मोटी, तो अगर वो मिली है तो आपको डालना है, अदरवाइज आपको एनए कर देना है। देन फंड डिप्लॉयमेंट प्लान, मतलब आप क्या कैटेगरीज देखोगे कि ये 6-7 कैटेगरीज है, इसके अंदर आपको कैसे कैसे डालना है।
अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पूरा का पूरा डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करना है कि मेरे को टेक एक्सपेंसेस में फिर उसके अंदर क्या क्या है, मतलब डोमेन लेना है, होस्टिंग लेना है, नहीं। आपको जस्ट ऊपर ऊपर से बताना है कि ये डिपार्टमेंट है टेक का, इसमें मेरा इतना एक्सपेंसेस होने वाला है, और एस्टिमेट डेट कि इतने में इतना हो जाएगा, मतलब फॉर एग्जांपल कि 15/11 है, 15/11 से 12/10 तक इतना हो जाएगा, 10/12 तक इतना हो जाएगा काम, ठीक है। तो एस्टिमेट टैब में आपको डेटा डालना है, और तो आप आपका जो भी आपकी स्टार्टअप के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट जो भी एक्सपेंसेस होते हैं आप वो डाल दीजिए यहाँ पे, एंड देन फिर आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना, यहाँ पे सारा का सारा जो गेम है ना वो है इंक्यूबेटर्स का, और इंक्यूबेटर्स डिपेंड करेगा आप यहाँ पे क्या इंस्ट्रूमेंट अप्लाई कर रहे हो उसके लिए। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है ना, ऑथोराइज्ड इंक्यूबेटर्स, अगर आप आओगे इसके ऊपर पोर्टफोलियो के ऊपर तो आपको यहाँ पे सारे इंक्यूबेटर्स मिल जाएंगे। अब जो आपकी सारी की सारी मेहनत है वो इंक्यूबेटर्स के ऊपर ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं समझाऊँ तो मेरी जो 2 बार एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई उसमें फर्स्ट टाइम सीन ये था ना कि मेरे जो इंक्यूबेटर में कोऑर्डिनेटर था उसने हमें थोड़ा धोखा दे दिया, तो उसके साथ थोड़ा इश्यू हो गया, मतलब तो वो ऑटोमेटिकली पोर्टल से रिजेक्ट हो गया एप्लीकेशन, ना कि एक्चुअल में रिजेक्ट हुई है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा क्या टाइम फ्रेम रहता है पूरा, ठीक है, बट यहाँ पे आप ध्यान रखना, जब भी आप अप्लाई कर रहे हो ना तो एप्लीकेशन फिलअप करना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो भी आपकी एप्लीकेशन अप्रूव और रिजेक्ट होगी वो इंक्यूबेटर्स के थ्रू होगी। तो अब इंक्यूबेटर्स में क्या होता है क्या नहीं वो मैं आपको आगे बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए आपको क्या चाहिए पहले तो, और कन्वर्टेबल डिवेंचर्स और डेप, ये दो उसी स्टेज की कंपनीज को मिलता है जिनके पास थोड़ा ऑलरेडी रिवेन्यू जनरेटेड हुआ हुआ है, ठीक है। एकदम आइडिशन लेवल के लिए नहीं मिलता, तो आपको ग्रांट ही अप्लाई करना अगर आप आइडिशन लेवल पे हो या फिर अर्ली स्टेज पे हो। अगर आपने ऑलरेडी थोड़ा बहुत रिवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया है, एक प्रॉपर बिजनेस बनना शुरू हो चुका है, तब जाके आपको सीसीडी मिलेगा या फिर डेब्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे आप करोगे सेव एंड नेक्स्ट। अब फाइनल 2 स्टेप्स जो बचे हैं वो, अब सारा का सारा यहाँ पे मेन है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ आया था कि पहले मेरे को इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करना है, उसके बाद ही यहाँ पे इंक्यूबेटर्स दिखाएगा। अब यहाँ पे आपको 3 इंक्यूबेटर सिलेक्ट करने होते हैं। तो जो आप फर्स्ट सिलेक्ट करोगे ना उसके बाद सबसे पहले आपकी आपकी एप्लीकेशन उसके पास जाएगी, देन सेकंड के पास जाएगी, एंड देन लास्ट में जब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों रिजेक्ट कर देंगे तब जाएगी थर्ड के पास। अगर अप्रूव हो गया है तो फिर नहीं जाएगी, और अगर रिजेक्ट हो गई है तो जाएगी। अब ये पूरा का पूरा जो टाइम फ्रेम रहता है वो 45 डेज का रहता है, मतलब कि 45 डेज के अंदर अंदर, जैसे मैं आज अप्लाई कर रहा हूँ और आज डेट है 15/11, तो आज से ठीक 45 डेज के अंदर अंदर पोर्टल पे अपडेट हो जाना चाहिए, इधर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है या फिर रिजेक्ट हो गई है, जो भी है हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर ऑटोमेटिक पोर्टल ही आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। तो मेरे केस में जो 2 बार रिजेक्ट हुई है उसमें फर्स्ट टाइम अगर आप देखोगे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, उसमें फर्स्ट टाइम जो रिजेक्ट हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि 45 डेज के अंदर अंदर कोई अपडेट नहीं मिला किसी भी इंक्यूबेटर सेंटर से, तो वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो गई। अब क्या होता है ना कि फर्स्ट एंड सेकंड इंक्यूबेटर के पास पहले एप्लीकेशन जाएगी, और फॉर एग्जाम्पल सेकंड ने तो कर दिया रिजेक्ट बट फर्स्ट ने नहीं किया, फर्स्ट टाइम भी पेंडिंग रखा है, तो वो थर्ड के पास नहीं जाएगी। तो ये थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है। सेकंड, सारा का सारा गेम इंक्यूबेटर्स का है। तो और जैसे कि आप देख सकते हो सारे इंक्यूबेटर सारे कैटेगरी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिखाता हूँ ये वाला फोरम ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप फायर, तो इसकी एक टेक्निक होती है, मतलब बेसिकली एक स्ट्रेटेजी आप कह लो कि फॉर एग्जांपल जनरली लोग क्या करते हैं ना कि उनकी जो नियरेस्ट इंक्यूबेटर सेंटर होता है वो सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आओगे और आप देखोगे तो आपको इतने सारे मिल चुके हैं। अब जो आपका नियरेस्ट होगा आप सिलेक्ट कर दोगे, बट बेसिकली होता क्या है ना कि फॉर एग्जांपल आपके नियरेस्ट कोई इंक्यूबेटर सेंटर है, क्योंकि स्टेट का फेमस इंक्यूबेटर सेंटर है, उसके पास बहुत सारी एप्लीकेशन आती है और बजट है लिमिटेड, तो ऑब्वियसली सिलेक्शन के चांसेस कम होते हैं। तो आपको नियर बाय नहीं ढूंढना है, आपको ऐसे इंक्यूबेटर्स ढूंढने हैं पहले। सबसे पहले आप इंक्यूबेटर्स की लिस्ट तैयार करोगे कि आप जिस सेक्टर में हो। फॉर एग्जाम्पल हम प्रॉपटेक सेक्टर में है, तो प्रॉपटेक में कौन सा स्टार्टअप कौन सा इंक्यूबेटर सपोर्ट करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आप जो भी ऑथोराइज्ड इंक्यूबेटर्स है वो आपको यहाँ पे लिस्ट पूरी की पूरी मिल जाएगी, ठीक है। आप पोर्टफोलियो पे आओगे ना तो आपको यहाँ सारे के सारे इंक्यूबेटर्स मिल जाएंगे, और ये भी जब तक होता है आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। आप जो अप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंग ये सारे हैं। अब आप इनकी इंडिविजुअल प्रोफाइल अगर आप देखोगे ना तो फॉर एग्जांपल जैसे ये है फोरम ऑफ इनोवेशन एंड इंक्यूबेटर और रिसर्च एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो आप यहाँ पे एस्टिमेट डेटा देखोगे, ये रियल टाइम अपडेटेड नहीं होता, मतलब ये जो अमाउंट का है ये, बट ये एस्टिमेटेड है, ठीक है, कि टोटल इनको कितना फंड मिला हुआ है, कितना इन्होंने यूटिलाइज किया है, कितना इनके पास बचा है, और इनका इवेल्यूशन रेट कितना है। इसके बाद सेकंड है कि कौन कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। तो काफ़ी सारे होते हैं जो सिर्फ एक सेक्टर डायग्नोस्टिक होता है, मतलब कि स्पेसिफिक सेक्टर में ही इन्वेस्ट करेंगे, मतलब जैसे कि ये है तो ये क्लीन टेक में इन्वेस्ट करेंगे, AR VR में ही करेंगे, टेक्नोलॉजी वाले में ही करेंगे, ठीक है।
तो और अगर मेरा प्रॉपटेक में है और अगर मैं ये वाला इंक्यूबेटर सेलेक्ट करता हूँ तो ऑब्वियसली एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, और यही गलती मैंने 2 बार की है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, सेशन फिर से एक्सपायर हो चुका है, मैं फिर से लॉगिन करूंगा, फिर से आपको बताता हूँ स्टेप पे इंक्यूबेटर प्रेफरेंस पे। ठीक है, तो आपको एक ये चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आप आओगे, आप सबसे ज़्यादा जो आपको मेहनत करनी है वो इसी पे करनी है, 3 इंक्यूबेटर सेलेक्ट करने में। तो आप पूरे स्टेट लेवल पे या फिर पूरे के पूरे इंडिया लेवल पे आप देख लो कौन से 3 इंक्यूबेटर है, या कौन से 5 या 7 इंक्यूबेटर्स है, उनकी लिस्ट निकालो। उनसे जाके पहले आप मिलके आओगे कि ये मेरा स्टार्टअप है, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ और ये इस कैटेगरी में है, क्या आपके यहाँ पे मैं इंक्यूबेट हो सकता हूँ? अगर वो आपको सपोर्ट करने को रेडी है, फिर ही आपको यहाँ पे उनका सिलेक्ट करना है। अगर वो ना ऑलरेडी पहले से आपको ना बोल दे रहे हैं, ठीक है, कि नहीं हम आपको इंक्यूबेट नहीं करेंगे, या फिर हम आप सीट फंड में अप्लाई होने के चांसेस कम है, तो आपको नहीं करना है उसको। ठीक है, बिकॉज अगर एक बार रिजेक्ट हो जाती है तो फिर आप 3 महीने आपको वेट करना पड़ेगा फिर से अप्लाई करने के लिए। तो आपको ये गलतियां अवॉइड करनी है। तो पहले सिलेक्ट जब आप करोगे तो 3 को आपको करना है, और जो आपको लग रहा है कि सबसे इजी में हो जाएगा जहाँ पे, वो उसको टॉप में रखना है, देन सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप आओगे सेव एंड नेक्स्ट करोगे। तो ये फाइनल स्टेप जहाँ पे आपको अपनी पिच डेक अपलोड करना है। अब बहुत लोग ना ये वीडियो वाला पोर्शन छोड़ देते हैं, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कुछ भी मत छोड़ो। ठीक है, एप्लीकेशन में जितनी ज़्यादा डिटेल्स दोगे उतना ज़्यादा आपके लिए ही बेनिफिशियल है। एंड फाइनली, और कोई रिलेवेंट अगर डॉक्यूमेंट है, चाहे वो पिच डेक हुआ या फिर उसके अलावा अगर कुछ भी है आपके पास शोकेस करने के लिए, तो आप वहाँ पे डाल सकते हो। आपको सबमिट करना है एंड आपको यहाँ पे एप्लीकेशन कर देनी है सबमिट। ठीक है, जब आप सबमिट करोगे फिर आपको माई एप्लीकेशन के अंदर आपको यहाँ पे इन प्रोग्रेस के अंदर आपकी एप्लीकेशन दिखेगी। यहाँ पे इन प्रोग्रेस दिख रही है ड्राफ्ट में, यहाँ पे सबमिटेड दिखेगी, और ऐसे आपको मिलेगा एक एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, तो मैं अगर सिलेक्ट हो जाएगी तो सिलेक्टेड में आ जाएगी, अगर ऑलरेडी आपको फंड मिल चुका है और फिर क्लोज हो जाएगी तो क्लोज में आ जाएगी, एंड जब रिजेक्टेड में आओगे तो यहाँ पे आपको रिजेक्शन में ऐसे डिटेल्स मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे चीज़ जो बता रहा था वो ये है कि मैंने 9 दिसंबर को अप्लाई किया है और 24 जन को ये रिजेक्ट हुई है। अब अगर हम स्टार्टअप इंडिया के पोर्टल का टाइम फ्रेम समझते हैं, तो इनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग विद इन 60 डेज के अंदर अंदर, मतलब अगर आज मैं अप्लाई कर रहा हूँ 15/11 को, तो ठीक 60 डेज के अंदर अंदर मेरे को मेरी ग्रांट का फर्स्ट ट्रांच, मतलब जो पोर्शन होगा, मतलब 10 लाख में से अगर फॉर एग्जाम्पल 8 लाख अप्रूव हुए तो 8 लाख का 30% जो भी होगा, या 40% जो भी होगा, या 50%, 4 लाख मेरे को मिल जाना चाहिए 60 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, अब क्या होता है ना कि इसके अंदर एक और सीन है जो बहुत लोगों को नहीं पता, और वो चीज़ ये है कि 45 डेज का एक टाइम फ्रेम रहता है ऑटो रिजेक्शन का। मतलब 45 डेज के अंदर अंदर अगर तीनों में से किसी भी इंक्यूबेटर के पास से अगर कोई स्टेटस अप्रूव नहीं होता है स्टार्टअप इंडिया के पोर्टल पे, मतलब यहाँ पे, तो आपकी एप्लीकेशन पोर्टल खुद ब खुद रिजेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे अगर आप टाइम फ्रेम देखोगे तो 9 दिसंबर को मैंने अप्लाई किया है, 24 जनवरी, एग्जैक्ट 45 डेज, और ये ऑटोमेटिक हो चुका है रिजेक्ट। और अगर मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है, तो अब देखो, तो मैंने मेरे को यहाँ पे एक इंक्यूबेटर ने मुझे रीज़न दिया है सिलेक्शन का, रिजेक्शन का, एंड बाकी के दोनों नहीं दिया है। बिकॉज जो फर्स्ट वाला था ये मुझे सेकंड वाले ने रीज़न दिया है। ठीक है, और जो फर्स्ट वाला था उसने मुझे रीज़न नहीं दिया, उन्होंने होल्ड करके रखा, इसलिए ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गई। और थर्ड वाले के पास तो एप्लीकेशन गई ही नहीं है। और ये है सेकंड वाला, जो मैंने फिर 13 जून को अप्लाई किया है, 28 जुलाई, मतलब ऑलमोस्ट कुछ 47 डेज के आसपास, और यहाँ पे लिटरली रिजेक्ट हुई है मेरी गलती की वजह से ही। तो बहुत लोग ऐसे में जानता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ भी रीजन यहाँ पे दे देंगे, तो एप्लीकेशन में क्या आपको मैटर नहीं करता है, बट जब आप अप्लाई करने जाते हो और जब इंक्यूबेटर से आप मिलोगे, तब मैटर करेगा कि आप कैसे पिच कर रहे हो, कितने राउंड होते हैं बेसिकली। तो जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे, ठीक है, उसके बाद आपको आई एम सॉरी, उसके बाद आपको इंक्यूबेटर से कॉल आएगा या फिर ईमेल आएगा कि हम फर्स्ट स्क्रीनिंग होगी बेसिकली, जो कि एज अ इंट्रो होगी, जहाँ पे आपको पिच करना होगा, और बेसिक टीम होगी। बेसिक ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है, मोस्टली ऑनलाइन ही होती है। अगर उसमें आप सिलेक्ट हो जाते हो, देन फिर फाइनल राउंड होगा, जहाँ पे आपको फिजिकली पिच करना होता है और पूरी की पूरी कमिटी के सामने। और अगर वो हो जाता है अब सिलेक्शन आपका, तो विद इन 60 डेज में मिल जाता है। तो जब भी आप अप्लाई कर रहे हो, मेन चीज़ इंक्यूबेटर का ध्यान में रखना है। सेकंड चीज़, जब आपने अप्लाई कर दिया है उसके बाद आपको इंक्यूबेटर्स को याद दिलवाते रहना, मतलब जो भी आपका कोऑर्डिनेटर है वहाँ पे आपको विजिट करते जाओ, कॉल करते जाओ, ईमेल डालते जाओ कि मेरे एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, क्या हुआ क्या हुआ, ताकि ऑटोमेटिक पोर्टल से रिजेक्ट ना हो 45 दिन के पहले पहले। इसके अलावा आपके अगर कोई भी डाउट्स है या फिर आप कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है,
तो आप बिंदास मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मैं ऐसे ही स्टार्टअप से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो